नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल। महंगाई के इस दौर में अगर मुफ्त में कुछ मिल जाए तो भला कौन नहीं चाहेगा लेना, लेकिन राजनीति में इसी मुफ्त कल्चर पर बहस छिड़ी हुई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुफ्त के चुनावी वादे बंद होने चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात माने तो रेवड़ी कल्चर पर ब्रेक लगना चाहिए, क्योंकि इससे देश का विकास अवरुद्ध होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुफ्त वाली सलाह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अरविंद केजरीवाल ने उल्टे ही सवाल दाग दिए कि अगर मंत्री और नेताओं को मुफ्त में सुविधाएं मिल सकती हैं तो आम जनता को क्यों नहीं? अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि केजरीवाल के साथ अब अखिलेश यादव भी खड़े हुए और अखिलेश यादव ने भी मोदी सरकार पर तीखा हमला बोल दिया। अब ऐसे में प्रश्न उठना बिल्कुल स्वाभाविक है कि जब डॉलर के मुकाबले रुपया पस्त हो गया, जिस समय पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जब खाने पीने की चीजों से महंगाई की आग लगी हुई है, ऐसे में मुफ्त की राजनीति पर बहस कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस विषय पर हम अपने विशेष मेहमानों से बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आप ये विशेष रिपोर्ट देखिए। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। पीएम मोदी का सिर्फ इतना भर बोलना था कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक विपक्ष तिलमिला गया। केजरीवाल को जोर का झटका लगा। अपने जिन चुनावी वादों के दम पर केजरीवाल दिल्ली में राज कर रहे हैं, उस पर प्रहार कबूल नहीं था। आखिर पीएम ने और क्या बोल दिया कि केजरीवाल को गुस्सा आ गया, ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले पीएम का रेवड़ी कल्चर वाला पूरा बयान सुन लीजिए। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। सियासत में वोट पाने के लिए पार्टियां मुफ्त का पासा जरूर फेंकती हैं, कोई कम कोई ज्यादा। लेकिन हाल के वर्षों में ये सिलसिला बढ़ गया। आम आदमी पार्टी मुफ्त बिजली मुफ्त पानी के दम पर दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही है। लेकिन कई ऐसे मौके आए जब केंद्र के सामने पैसे के लिए झोली फैलाई, ये कहते हुए कि राज्य का खजाना खाली है। पीएम सियासत की इसी फिलॉसफी पर चोट कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार मुफ्त की रेवड़ी बांटने का शॉर्टकट नहीं अपना रही। डबल इंजन की सरकार मेहनत करके राज्य के भविष्य को बेहतर बनाने में जुटी है। पीएम मोदी ने वैसे तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन विपक्ष के खेमे में खलबली जरूर मचा दी। पीएम का यह बयान तब आया जब वो जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात यूपी की जनता को देने गए थे। जालौन से दिल्ली की दूरी 468 किलोमीटर की है, यानी आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते आए तो कम से कम 6.5 घंटे जरूर लगेंगे। लेकिन पीएम के बयान पर प्रतिक्रिया देने की केजरीवाल की स्पीड ने इस दूरी को मात दे दी। यानी 6.5 घंटे बीते भी नहीं थे कि केजरीवाल ने पलटवार कर दिया। केजरीवाल फ्रीबीज दे रहा है, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। आज मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। दिल्ली के गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चों को मैं सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं या देश की नींव रख रहा हूं? अगर मैं इन बच्चों को अच्छी शानदार शिक्षा दे रहा हूं लेकिन फ्री में दे रहा हूं, तो मैं क्या गुनाह कर रहा हूं? रेवड़ी कल्चर पर केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने तो एक बड़ी तस्वीर बना डाली। ताल ठोक कर कहा कि अगर मौका मिला तो पूरे देश को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज देंगे। मैं भारत को नंबर 1 बनाना चाहता हूं। आज दिल्ली के अंदर मैं फ्री की शिक्षा दे रहा हूं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा हूं, फ्री की शिक्षा दे रहा हूं, लोगों को अच्छा इलाज दे रहा हूं, फ्री का इलाज दे रहा हूं। अगर कभी भगवान ने चाहा तो पूरे देश के एक एक बच्चे को हम फ्री की शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, शानदार शिक्षा देंगे।
देश के एक एक व्यक्ति को हम अच्छा इलाज देंगे, फ्री का इलाज देंगे, शानदार इलाज देंगे। इससे देश की नींव रखी जाएगी। ये काम 1947 में 1950 में हो जाना चाहिए था। और जब तक हम अपने देश की नींव नहीं रखेंगे, जब तक हमारी नींव मजबूत नहीं होगी, तब तक भारत दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बन सकता। दिल्ली के सीएम पलटवार करते करते निजी हमले पर भी उतर आए। पढ़ा लिखा हूं मैं, इंजीनियरिंग में डिग्री करी है, मैंने अकाउंटिंग की भी पढ़ाई करी है, कानून की भी पढ़ाई करी है, और असली डिग्री है मेरी, डिग्री भी फर्जी नहीं है। सब कुछ समझता हूं। आज इतनी चीजें फ्री करने के बाद भी दिल्ली का बजट फायदे में चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, अभी थोड़े दिन पहले सीएजी की रिपोर्ट आई है, और सीएजी की रिपोर्ट ने कहा है कि 2015 के बाद से, जब से केजरीवाल की सरकार आई है, तब से दिल्ली का बजट नफे में चलने लगा, उसके पहले घाटे में चलता था। तो बजट भी नफे में चल रहा है, कोई नया टैक्स नहीं बढ़ाया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार खत्म करके जो इतना पैसा बचा, उससे अगर अब मेरे अपने लोगों की मैंने इतनी सहूलियतें दे दी, तो बताइए मैंने क्या गलत किया। हालांकि केजरीवाल ने एक अहम सवाल भी उठाया। सवाल ये कि आखिर मंत्रियों को मुफ्त सुविधाएं दी जाती है तो जनता को क्यों नहीं। इस पर बहस बाकी है, लेकिन बहस का एक सिरा लखनऊ से भी जुड़ गया। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, रेवड़ी बांटकर थैंक यू का अभियान चलवाने वाले सत्ताधारी अगर युवाओं को रोजगार दें तो वो दोषारोपण संस्कृति से बच सकते हैं। मुफ्त में जनता को धरातल में कितना कुछ मिल रहा है, इस पर तो बड़ी स्टडी करने की जरूरत है। लेकिन पीएम के बयान और विपक्ष की प्रतिक्रिया के बाद मुफ्त में सियासी गलियारे में बहस जरूर तेज हो गई। आज तक ब्यूरो। हमारे साथ इस समय शहजाद पूनावाला जी, सौरभ भारद्वाज जी, आलोक शर्मा जी और कुछ ही समय में विजय सरदाना जी जुड़ेंगे। आप तीनों को नमस्कार और तीनों का बहुत बहुत स्वागत। शहजाद जी, सौरभ जी, आलोक जी, आप तीन हैं और तीन सवाल हम इस 1 घंटे में सिर्फ आपसे पूछेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। और आपके पास बहुत सारा, शहजाद भाई, टाइम है, खूब बोलिएगा, लेकिन एक दूसरे को बीच में रोक टोक की इजाजत बस नहीं है, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि आपकी राय क्या है। शहजाद जी, बहुत सीधा सा प्रश्न, केंद्र सरकार की मुफ्त की योजनाएं, क्योंकि आप जबरदस्त रिसर्च करके आते हैं, हमें उम्मीद है कि आप पूरा पर्चा लेकर आए होंगे। केंद्र सरकार की कितनी मुफ्त की योजनाएं हैं जो इस समय देश के गरीबों को आप दे रहे हैं, वो आप प्लीज गिनवा दीजिए यहां पर। सईद अंसारी जी, गरीबों को मुफ्त की चीजें नहीं, उनको उनका अधिकार दिया जाता है। यदि आपकी सोच है कि गरीबों को उनका अधिकार देना, मुफ्त की कोई चीज देना है, तो वो आपकी सोच हो सकती है, परंतु मुझे नहीं लगता ये आपकी सोच होगी। जब कोविड का काल आता है और 2 वर्ष तक हम गरीबों को राशन देते हैं, तो वो उनका अधिकार है। जब महिलाओं को 70 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी टॉयलेट बनाकर नहीं देती है और उनकी डिग्निटी के लिए उनके घर में शौचालय बनाए जाते हैं, तो वो सशक्तिकरण का एक पैमाना है। जब आपकी और मेरी माँ गांव में जो बसती हैं, 400 सिगरेट का धुआं अपने फेफड़ों में लेकर हमारे लिए एक खाना बनाती है, तो उनको उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर देना, ये उनकी सेहत का ख्याल रखना होता है। जब एक गरीब को आयुष्मान भारत के माध्यम से वो कवर देना जो आप और बहुत सारे संपन्न लोग, आलोक जी जैसे लोग, सौरभ भारद्वाज जी जैसे लोग प्राइवेट अस्पताल में ले सकते हैं, उनको वो आयुष्मान भारत का 5 लाख का कवर देना, वो उनके लिए कोई मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। हाँ, परंतु ये बात मैं जरूर कहूंगा कि जिस प्रकार से, और देखिए प्रधानमंत्री जी ने तो किसी पार्टी का, प्रदेश का नाम नहीं लिया। अब चोर की मूंछ में तिनका क्यों है? क्यों उड़ता हुआ तीर पकड़ने की कुछ लोगों की आदत है, और मुफ्त के विज्ञापन देने के जो लोग आदी है, वो मुफ्त की सियासत करने पर उतर आए। हमारे आसपास में देश देख रहे हैं ना कि किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है उनकी अर्थव्यवस्था पर फ्रीबी फर्स्ट और फैमिली फर्स्ट कल्चर का। तो अगर प्रधानमंत्री ने वही बात कही जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीने पहले कही थी कि ये फ्रीबी कल्चर जो है इसको रोकना चाहिए, तो इसमें क्या गलत कर दिया? और जहां तक फ्री एजुकेशन देने की बात कुछ लोग कर रहे थे, मैं देख रहा था, उन्होंने वैसे फ्री विज्ञापन तो दिए हैं, 4200% विज्ञापन का पैसा उन्होंने खर्च किया है, जिसकी बात सीएजी रिपोर्ट ने की है पिछले 7 वर्षों में। फ्री एजुकेशन
मैं अपने भाई सौरभ जी से पूछना चाहता हूं, मैं भी दिल्ली का निवासी हूं, आलोक जी भी हैं। 7 वर्ष में वो स्कूल का नाम बता दे जो उन्होंने बनाई है। 31 स्कूल बंद किए है, 800 स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है। वो फ्री पानी की बात करते हैं। देखिए, गर्मी में तो जल सूखा हो जाता है, हाँ पानी आता है, पर जब जल भराव हो जाता है बरसात में, और वो पानी गंदा पानी आता है जरूर। यमुना का पानी आज तक साफ हुआ नहीं, 2400 करोड़ खा गए, पता नहीं कहां चले गए केंद्र ने जो दिए थे। फ्री बस सवारी की बात करते हैं, डीटीसी की 11,000 बसेस लाने वाले थे, डीटीसी की बसेस आज कम कर दी है। सौरभ भारद्वाज आपको क्लस्टर बसेस का बताएंगे, परंतु डीटीसी बस कितनी खरीदी है और कितनी बढ़ाई है उसका भी आंकड़ा दे दे। राशन और मुफ्त खाने की बात करते हैं, 10 लाख लोगों को दिल्ली का आज तक राशन कार्ड नहीं दिया गया है। उल्टा एक सर्वे छपी है, वायर में छपी है वो सर्वे, ये तो उसको बहुत विश्वसनीय भी मानते हैं। वायर की उस सर्वे में बताया गया है कि किस प्रकार से गरीब तबके को राशन से अलहदा रखा गया है। हालांकि रोहिंग्या को तो राशन भरपेट दिया है इनकी सरकार ने। और आखिरी में मैं इनसे पूछना चाहता हूं, फ्री बिजली, अरे फ्री बिजली से बड़ा ढकोसला नहीं है। 22,000 23,000 करोड़ आप और मेरी जेब से निकालकर उन्हीं बिजली कंपनियों को दे दिया। और ये देखिए 4% किस प्रकार से अभी बिजली का कॉस्ट बढ़ा है, उसका भी प्रमाण आपके सामने है। पीपीए कॉस्ट बढ़ाया है इन्होंने। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये वादे फ्री करते हैं झूठे, और एडवर्टाइजमेंट फ्री देते हैं, विज्ञापन फ्री देते हैं, परंतु इनके वादों पर वो खरे नहीं उतरते। इसलिए पंजाब में भी जो वादे किए, अगले दिन आकर प्रधानमंत्री जी के सामने आ गए कि 1 लाख करोड़ दे दो ताकि हम अपने जो वादे चुनाव में किए थे उसको पूरा कर सके। बहुत धन्यवाद शहजाद जी। लेकिन योजनाएं आपने 2-3 के अलावा गिनवाई नहीं, और योजनाओं के नाम भी नहीं लिए। हम सौरभ भारद्वाज जी के पास जाएं शहजाद जी, उससे पहले कुछ योजनाएं थोड़ा सा यहां लेकर आए हैं। आयुष्मान योजना, स्वामित्व योजना, पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण शहरी आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, मातृत्व वंदना योजना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अंत्योदय अन्न योजना, स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फ्री सोलर पैनल योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, और ये लिस्ट शहजाद जी और लंबी है। सौरभ भारद्वाज जी, नहीं एक सेकंड आता हूं, आते हैं ना सर, अगली बार मैं आ रहा हूं। हमने आपसे सवाल, हमारा प्रश्न बहुत सीधा था। पार्टी सवाल सुनिए ना शहजाद भाई, आते हैं अगली बार आते हैं, सुनिए ना एक सेट दे वो फ्री भी होता है। शहजाद भाई एक सेकंड, हमने आपसे पूछा था कि ऐसी कौन सी योजनाएं जहां पर केंद्र सरकार लोगों को फ्री में, मुफ्त में वो योजनाओं का लाभ दे रही है और उनसे पैसा नहीं ले रही है। सिर्फ इसलिए हमने वो योजना गिनवा दी, और ये इसके अलावा भी बहुत सही है, बहुत अच्छी बात है। हम तो ये चाहते हैं शहजाद भाई कि देश के हर गरीब को आप जो कुछ दे सकते हैं दीजिए, ये हमारी सरकार का दायित्व है और इसीलिए हम सरकार चुनते हैं। सौरभ भारद्वाज जी, आपकी वो कौन सी फ्री योजनाएं हैं, और आपको क्या लगता है सौरभ जी कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहजाद पूनावाला जी को आपकी योजनाएं फ्री में दी गई एक छलावा लगती हैं और उनकी नहीं? सईद अंसारी साहब, आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि अगर हम गरीब लोगों के लिए मुफ्त शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य की योजनाएं ला रहे हैं तो हम गर्व से कहते हैं कि हाँ हम ला रहे हैं और हम उनको ये रेवड़ियां बांट रहे हैं। हमारा सवाल भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी से ये है कि आप जिन लोगों को रेवड़ियां बांट रहे हैं वो खरबपति लोग हैं। कुछ दिनों पहले श्रीलंका की नेशनल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन ने वहां की संसदीय कमेटी में कहा कि हमारे राष्ट्रपति को भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दबाव देके कहा कि एक बहुत बड़ा एनर्जी प्रोजेक्ट, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट जो है अदानी को दिया जाए, और वो फिर अदानी को दिया गया। क्या ये रेवड़ी बांटना नहीं है? दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया गए और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोयले की खदानों का टेंडर अदानी को दिया गया, और उन खदानों को खरीदने के लिए लोन, $1 बिलियन का लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अदानी जी को दिया। उसके बाद से
अब कोयला जो है इंपोर्ट किया जाता है, अपने देश में कोयला नहीं खरीदा जाता, इंपोर्ट किया जाता है, जिस कारण जो है बिजली अब धीरे धीरे महंगी होनी शुरू होगी पूरे देश के अंदर। ये रेवड़ियां बांटना है। तीसरी बात, DHFL नाम की एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी जिसने 2014 से लेकर अब तक इतने हजार करोड़ का 18 बैंकों से लोन ले लिया कि अब वो 34,000 करोड़ का लोन लेके भाग गए। और वो कंपनी वो है जो 2014 से लेकर अब तक भाजपा को करोड़ों रुपए डोनेशन की दे चुकी है। और ये हम नहीं कह रहे, भाजपा ने जो रिटर्न फाइल की है इलेक्शन कमीशन को उसके अंदर लिखी है। भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर बड़े बड़े उद्योगपति, चाहे वो अंबानी हो चाहे वो अदानी हो, उनको हजारों करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांट दी गई और वो राइट ऑफ कर दिया गया। मैं आपको बताऊं, अभी अभी एक दिन पहले नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए अदानी ने 12,000 करोड़ रुपए का लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से राइट ऑफ किया है। और सिर्फ 2014 से जब से मोदी जी की सरकार बनी है आज तक, आप हैरान हो जाएंगे, आप अपने ऊपर यकीन नहीं कर पाएंगे, 11 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ किया जा चुका है सरकारी बैंकों का। वो पैसा किसका है सईद साहब? वो मेरा पैसा है, गरीब लोगों का पैसा है, रिटायर्ड लोगों का पैसा है, छोटे बिजनेसमैन का पैसा है, सैनिकों का पैसा है, छोटे दुकानदारों का पैसा है, मजदूरों का पैसा है। जो पैसा वो बैंकों में जमा करते हैं 10-10, 100-100, 500-500 रुपए करके, उसका 11 लाख करोड़ रुपया हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्योगपति मित्रों को दे दिया और राइट ऑफ कर दिया। मतलब अब वो लोन कभी वापस नहीं आएगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, क्या पैसा इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों को बांटना रेवड़ी है या गरीबों के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना और मुफ्त में उनके स्वास्थ्य सेवाएं देना रेवड़ी है? मेरा मानना यह है, अगर प्रधानमंत्री जी को लगता है ये रेवड़ियां हैं तो हम ये रेवड़ियां बांटने के लिए तैयार हैं। शहजाद जी, आलोक जी का नंबर है, उनका एक रिएक्शन ले लें, फिर उसके बाद आते हैं। और अगर आप सौरभ जी की बातों का जवाब देना चाहते हैं तो उसके बाद दीजिएगा प्लीज, थोड़ा सा निवेदन। आलोक शर्मा जी, आलोक जी, आपकी पार्टी ने तो हमारे देश में सबसे ज्यादा सरकारें चलाई, केंद्र में भी राज्य में भी। क्या आप 5, 10, 15, 20, 1, 2, 3 कुछ ऐसी योजनाएं गिनवा सकते हैं जो आपने देश के गरीब लोगों, कमजोर वर्ग के लोगों को दी और उन्हें मुफ्त में दी और जिसका उन्हें फायदा हुआ? और चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, बीजेपी की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो, कोई और सरकार हो, महाराष्ट्र की हो, बंगाल की हो, मध्य प्रदेश की हो, कहीं की भी हो, अगर देश के गरीब वर्ग को, कमजोर लोगों को अगर मुफ्त में कुछ दिया जाता है तो आज विपक्ष में बैठी कांग्रेस क्या इसे सही मानती है या गलत? देखिए, मुझे लगता है कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में सईद भाई 23 फ्लैगशिप प्रोग्राम थे जिनके बहुतों के नाम मोदी सरकार ने बदलकर उन्हीं को आगे कंटिन्यू किया। चाहे वो मकान का हो, इंदिरा आवास योजना हो, चाहे वो शौचालय की योजना हो, चाहे वो राजीव गांधी विद्युतीकरण हो, तमाम चीजें रही। लेकिन तब में और अब में कई फर्क आ गए। तब एक सब्सिडी सरकार देती थी, अगर कोई बिजली का कनेक्शन ले रहा है, कोई कंपनी लगा रही है तो सरकार उसका खामियाजा, उसका पैसा भुगतती। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि टैक्सों की मार लगातार बढ़ती चली गई। जो लोग फ्री भी बड़े गौरव से कह रहे हैं कि हम तो बांटेंगे और दिल्ली में बांटते रहेंगे, 1100 शराब की दुकानें खोल दी हैं इन्होंने, 4 कंपनियों को बड़े बड़े ठेके देके और दिल्ली को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री मिल रही है क्योंकि एक्साइज ड्यूटी सरकार को मिलती है। और जो फ्री बी वाले जो लोग हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि 500 स्कूल खोलने थे और 20 कॉलेज खोलने थे, ये 2013 के घोषणा पत्र में था। एक भी कॉलेज नहीं खुला, एक भी स्कूल नहीं खुला, एक भी हॉस्पिटल नहीं खुला और 7 साल के अंदर मात्र 498 रोजगार दिए। ये आरटीआई का जवाब। इन्होंने कहा था कि हम आएंगे, ऑडिट कराएंगे कंपनियों का, पता नहीं कब ऑडिट होगा। वो 600 रुपए पर मेगावाट जो बिजली का कनेक्शन का मिनिमम खर्चा आता था, वो आज 4 गुना बढ़ गया। ड्राइविंग लाइसेंस की कॉस्ट कितनी बढ़ गई, सौरभ भाई को मुझसे ज्यादा अच्छा पता है। अब मोदी जी की बात कर लेते हैं। मोदी जी ने तो उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव ही इस बात पे लड़ा, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, और उस पर भी मेरा फोटो छपा हुआ है।
शर्म नहीं आती इन लोगों को वोट मांगते समय भी? 2,000 रुपए का किसान को जो अनुदान दिया साल में 3 बार, उसका कितना प्रचार हुआ सब भूल गए। विज्ञापन की डर। आज हालत यह है कि पंजाब की सरकार आम आदमी पार्टी की 2.5 लाख रुपया पर घंटा खर्च कर रही है। वही हाल मोदी साहब का है। अभी तमाम चीजें सामने आई। इनसे ज्यादा खतरनाक है झूठे भाषण, झूठे जुमले जो मोदी जी ने भी दिए और केजरीवाल जी ने भी। केजरीवाल जी तो एफिडेविट देते थे कि एफिडेविट में ये है, फिर हम ये गाड़ी नहीं लेंगे, फिर वो नहीं लेंगे। आज वो केजरीवाल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहे हैं कि साहब ये फिर सुविधाएं अगर मंत्री ले सकते हैं तो भाई फिर मंत्री जितनी सबकी तनख्वाह कर दीजिए दिल्ली में। आपने तो कहा था हम आएंगे और सबके जितने नौकरियां कच्ची हैं सबको पक्का कर देंगे। हम कहते थे भाई सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, ये नहीं हो सकती। 10,000 टीचर केजरीवाल साहब के घर के बाहर बैठे रहे, तो मंत्रियों वाली सुविधाएं दे देते उनको। अगर मंत्रियों से जनता की तुलना आप करते हैं, मुझे लगता है कि ये सब छलावा है। कोरोना में सबसे पहली सरकार दिल्ली की थी जिसने कहा कि शराब के ठेके खोलने पड़ेंगे, नहीं तो 1-2 महीने के बाद हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं। ये बिजली का हाल देख लिया। फिर पानी की बात भी कर लीजिए। पानी के रेट कितने बढ़ गए, कितने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दीजिए। अभी इलाज की बात कर रही थी, हम तो पूरे वर्ल्ड को मोदी साहब खाना खिला रहे थे अभी थोड़े दिन पहले, और केजरीवाल जी पूरे देश को जो है बिजली बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि हम स्वास्थ्य देंगे। आलोक जी समाप्त कीजिए। फ्री बिजली के साथ साथ हम शिक्षा देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, कितने बच्चों का प्राइवेट स्कूल से छूट गया, कितने बच्चे ड्रॉप आउट हैं दिल्ली में, इसको देख लीजिए जरा एक बार। कितने बच्चे यूपी और बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान से आए, माइग्रेट करके वापस चले गए, वापस घूम कर नहीं आए। मुझे लगता है दोनों ही सरकारें, चाहे केंद्र की हो चाहे दिल्ली की हो, दोनों ही सरकारें झूठ बोल रही हैं। ठीक है। आप किसान को 2,000 रुपए देते हैं, 6,000 रुपए उसकी जेब से निकाल लेते हैं। फ्री भी नहीं है ये, कोई अपने घर से नहीं दे रहा है। मोदी जी जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने गए हैं, उसमें पूछ लीजिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 3.5 गुना बढ़ गई। हिंदुस्तान में 2014 में 1100 टोल होते थे, आज 2700 टोल हैं। कोई फ्री नहीं दे रहा है। आलोक जी समाप्त कीजिए, अगली बार आते हैं, आपको और मौका। सरकार की हालत खराब है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। शहजाद जी, हाँ शहजाद जी, आप सौरभ जी की बहुत सारी बातों से सहमत नहीं थे, उनका जवाब देना चाहते, अवश्य दीजिए। लेकिन एक बहुत छोटा सा प्रश्न हमारा है। जिस तरह की हमारे एक पड़ोसी देश श्रीलंका की आर्थिक स्थिति शहजाद जी आजकल है, क्या प्रश्न सिर्फ इतना सा है, इसे अन्यथा बिल्कुल मत लीजिएगा कोई भी आप तीनों में से, हमें भी ये इस तुलना को करते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि अगर हम अपने आसपास से सबक नहीं सीखेंगे तो हम भविष्य का अच्छी तरह से निर्माण नहीं कर पाएंगे, हमारा ये मानना है। शहजाद जी, क्या अगर हम मुफ्त करते रहे, देश में सब कुछ मुफ्त में बांटते रहे, तो क्या हम श्रीलंका जैसी स्थिति की तरफ नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि एक और आंकड़ा हमारे पास है, हमारे देश के विभिन्न राज्यों पर इस समय शहजाद जी 80 लाख करोड़ से ज्यादा का ऋण है। यह ऋण कैसे पूरा होगा? सईद जी, जो श्रीलंका की स्थिति आज निर्माण हुई है, वो उसके पीछे मुख्य कारण क्या है? एक है फैमिली फर्स्ट की पॉलिटिक्स, दूसरी है करप्शन फर्स्ट की पॉलिटिक्स, और तीसरी है फ्रीबी फर्स्ट की पॉलिटिक्स। और आप देखिए फैमिली फर्स्ट तो कौन करता है? वहां पे एक परिवार है, गोटबाया, महिंदा, नमल, ललित, और यहां पर है मोतीलाल, जवाहरलाल, इंदिरा, सोनिया, राहुल, राजीव, प्रियंका। तो उसी प्रकार से फैमिली फर्स्ट है। फिर वहां पर भी एक परिवार जो भ्रष्टाचार में लिप्त था, यहां पर भी एक परिवार है जिनको बुलाते हैं ईडी वाले लोग, भ्रष्टाचार में जो उन्होंने किया है कार्य। उसके अलावा फ्रीबी फर्स्ट। श्रीलंका का कुल कर्ज जो है आज 6 लाख करोड़ है एक देश का। आपको मैं बताऊं, महाराष्ट्र की सरकार अभी छोड़ के गए हैं, वहां पर 5.5-6 लाख करोड़ का कर्ज करके गए हैं। तमिलनाडु में इनके सहयोगियों के साथ है, 6.5 लाख का कर्ज है वहां पर। इनके जो वैचारिक गठबंधन वाले हैं वेस्ट बंगाल में, वहां पर 5.5 लाख करोड़ का किया है। पंजाब में छोड़कर गए, वहां पर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। राजस्थान में 4 लाख करोड़ का कर्जा है। तो ये यू गेट माई पॉइंट कि कौन डुबाता है इस प्रकार से, ये क्यों होता है? मैं आपको बताऊं, इतने लंबे समय तक एक परिवार था,
पहले नेहरू जी आए, उन्होंने बोला मैं गरीबी हटाऊंगा, फिर इंदिरा जी आए, बोली मैं गरीबी हटाऊंगी, फिर राजीव जी आए, मैं बोला मैं गरीबी हटाऊंगा, फिर सोनिया जी आए, बोली मैं गरीबी हटाऊंगी, अब राहुल जी भी बोल रहे मैं गरीबी हटाऊंगा। मतलब कि इतने वर्षों में अपना एक वादा तो पूरा नहीं कर पाए वो, क्योंकि 1 रुपया भेजते थे ना, तो ये कांग्रेस वाले जो बिचौलिए हैं, मतलब क्योंकि उस समय तो आलोक जी वो 85 पैसे खा जाते थे। आज जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, आज जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जो जनधन अकाउंट है और जो आधार के साथ इसको लिंक किया है, जिसको हम जैम ट्रिनिटी कहते हैं, इस जैम ट्रिनिटी के माध्यम से जो 3 करोड़ से ज्यादा फेक अकाउंट्स थे, कई सारे फेक अकाउंट्स बने थे, वो बंद हो चुके हैं और 7 लाख करोड़ का ट्रांसफर किया गया है और 1 रुपया किसी बिचौलिए की जेब में नहीं गया। अब सौरभ जी पर आते हैं। सौरभ जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको बहुत सम्मान देता हूं। सौरभ जी, जिस समूह का नाम आपने लिया, उस समूह को पंजाब में 150 मेगावाट का अभी सोलर पावर प्रोजेक्ट अलॉट हुआ है, आपने कैंसिल किया है क्या? ये वही लोग हैं, ये भी दूसरे जो साथी है वो भी गाली देते हैं उसी समूह को, दूसरे समूह को। राजस्थान में 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उसी समूह की तरफ से आया है, उसको भी अपना लेंगे। महाराष्ट्र में सरकार थी, वहां पर पोर्ट का प्रोजेक्ट उसी समूह को दिया, वो भी अपना लेंगे। हम करे तो चमत्कार, दूसरे करे तो गुनेगार। और तीसरी और आखिरी बात, सौरभ जी बाकी सब छोड़ दीजिए, ये जो फ्री शिक्षा की आप बात कर रहे हैं ना, एक स्कूल का नाम गिनवा दीजिए जो आपने 7 वर्ष में बनाया है, या एक नए कॉलेज का। और ये मत बताना कि कमरे बनाए, क्योंकि कमरे बनाने से कुछ नहीं होता। रेल में अगर आप बोगी लगाते जाए तो नई रेल नहीं शुरू हो जाती। तो बताइए स्कूल का नाम जो आपने बनाया है, कौन सा नया अस्पताल 7 वर्ष में बनाया है, कौन सी नई कॉलेज 7 वर्ष में खोली है, उसका नाम और डेट ऑफ इनॉग्रेशन जरा हमको भी बता दीजिएगा, स्पेसिफिक बताना। ठीक है शहजाद जी, हम सौरभ जी के पास जाएं, उससे पहले आपने हमें कुछ राज्यों के कर्ज के आंकड़े दिए। हम आपको 3 राज्यों के, इस बीच हमारी रिसर्च टीम ने हमें आंकड़े दे दिए, 3 राज्यों के और बता दें। हमारी थोड़ा सा, जब देश की जनता शहजाद भाई देखती है आप लोगों को, आप विद्वानों को टीवी पर बोलते हुए, तो उन्हें लगता है कि जब शहजाद पूनावाला बोलते हैं, आंकड़े रखते हैं, तो वो सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्यों के आंकड़े क्यों रखते हैं? जब आलोक शर्मा जी आंकड़े कोई रखते हैं तो वो सिर्फ गैर कांग्रेस शासित प्रदेशों के आंकड़े क्यों रखते हैं? सौरभ भारद्वाज जी जब आंकड़े रखते हैं तो पंजाब और दिल्ली को छोड़ के दूसरे राज्यों की बुराई के आंकड़े वो क्यों रखते हैं? ये हमारे देश के लोग सोचते हैं। और जब भी हम बाहर जाते हैं, लोगों से बात होती है शहजाद भाई, तो इस तरह की बात भी आती है। उत्तर प्रदेश 6.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, गुजरात 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा, बिहार 2.25 लाख करोड़ का ऋण कर्ज। अभी भी सिर्फ एक रेफरेंस के लिए था, क्योंकि आपने इन राज्यों के कर्ज नहीं बताए थे, इसलिए। सौरभ भारद्वाज जी, सौरभ जी, वही प्रश्न जो हमने शहजाद जी से पूछा था। हाँ, आते हैं आप, अगली बार जब आएंगे तो जवाब दीजिएगा सर। वही प्रश्न सौरभ जी आपसे भी। क्या आज आपको एक 2 राज्यों में सरकार चला रहे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के नेता प्रवक्ता होने के कारण डर लगता है कि अगर मुफ्त में हम सब कुछ देते रहे, कर्ज हमारे देश पर, देश के राज्यों पर बढ़ता रहा, तो कहीं हम श्रीलंका की राह पर ना चल पड़े? ये सोचकर भी डर लगता है। हम कहना भी नहीं चाहते, निकालना भी नहीं चाहते मुंह से ये बातें सौरभ जी, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं। आपको डर लगता है या हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं? सईद जी, आपने 2-3 बातें कही और मैं आप ही की बातों पे रहूंगा, इधर उधर नहीं भटकूंगा। पहली बात, क्या मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था है ये सस्टेनेबल नहीं है? मैं अपने आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा, केंद्र सरकार के आंकड़ों पे जाऊंगा। सीएजी की ऑडिट हुई है, अभी हुई है कुछ महीने पहले, 1 महीना भी नहीं हुआ है। सीएजी की ऑडिट ने कहा है कि दिल्ली पूरे भारत के अंदर इकलौता राज्य है जो रेवेन्यू सरप्लस है, मतलब हमारे पास पैसा ज्यादा है। और ये तब है जब 7 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही है। 25% से ज्यादा बजट हम एजुकेशन को दे रहे हैं। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, हर एरिया के अंदर मोहल्ला क्लिनिक, ये सब हो रहा है। उसके बावजूद हम रेवेन्यू सरप्लस हैं। जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई थी, दिल्ली का जो बजट था वो 34,000 करोड़ रुपए होता था। इस बार जब मनीष सिसोदिया जी ने बजट पेश किया तो 80,000 करोड़ से ज्यादा था। दिल्ली की पर कैपिटा इनकम देश के पहले 2-3 राज्यों में है, नीचे नहीं है, टॉप के राज्यों के अंदर है। तो ये वो आंकड़े हैं जो हमने नहीं बनाए,
केंद्र सरकार के आंकड़े। और सुनिए गुजरात के बारे में सीए जी ने क्या कहा। गुजरात के बारे में सीए जी ने कहा कि अगर आप इसी तरीके से डेप्ट यानी कि ऋण लेते रहे तो आप एक डेप्ट ट्रैप के अंदर फंस जाएंगे। आपने उत्तर प्रदेश के ऋण के आंकड़े बताए, गुजरात के बताए, लगभग सभी राज्य चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो भाजपा के हों, लगभग सभी की हालत इसी तरीके की है। अरविंद केजरीवाल एक IITN है, IAS ऑफिसर रहे हैं, समझते हैं इकोनॉमी कैसे चलती है। अगर दिल्ली को हमने दिवालिया कर दिया होता तो दिल्ली की दिवालिया बंद दिख रहा होता। अब जो मेरे दो भाई बोल रहे हैं स्कूल नहीं बनाए, अस्पताल नहीं बनाए, ये नहीं किया, वो नहीं किया, अगर इनके इस झूठ का जवाब मैं दूंगा तो मेरा समय खराब होगा। इनका जवाब दिल्ली की जनता हर बार विधानसभा के चुनाव में देती है। कांग्रेस 0-0 पे अटकी हुई है, भारतीय जनता पार्टी 3 सीट 8 सीट पे अटकी हुई है। ये जवाब दिल्ली के लोग देते हैं। आप ये टेलीविजन स्टूडियो में तो बोल सकते हैं कि एजुकेशन में कुछ नहीं हुआ, हेल्थ में कुछ नहीं हुआ, मोहल्ला क्लिनिक में कोई नहीं है, मगर दिल्ली की गलियों में जाके ये बात नहीं कह सकते क्योंकि जनता पकड़ लेगी। जनता पकड़ के इनको अस्पतालों स्कूलों में ले जाएगी। जनता जिन स्कूलों में जाके हर साल वोट डालती है तो जनता को पता है कि वो स्कूलों की हालत 5 साल 7 साल पहले क्या थी और अब जब तो उसकी हालत क्या है। ये सच्चाई है। आ रहे हैं ना आपके पास? आ रहे हैं। धन्यवाद सौरभ जी। आलोक शर्मा जी, शहजाद भाई, आलोक जी के बाद आपका नंबर आएगा। आप प्लीज पूरा समय आपके पास होगा। काफी समय है आज हमारे पास, मेहमान 3 ही हैं आप लोग, खूब बोलिएगा। आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, आप अभी आपकी बातें भी हमने सुनी, उसके अलावा भी आपके नेता जो हैं राहुल गांधी वो लगातार ये कहते रहते हैं कि हमारे देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों की स्थिति दयनीय है, किसानों ने लंबा चौड़ा आंदोलन किया था, वो सब समाप्त हो गया। लेकिन जब भी वोट देने की बात आती है तो कांग्रेस पर विश्वास देश की जनता नहीं करती। और आलोक जी, दूसरा जो एक राजनीतिक कुशलता होती है, रणनीति बनाई जाती है, राजनीतिक बिसात पर जो चालें चली जाती हैं, आपको लगता है कि वहां भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ रही है कि वो जो बीजेपी ने एक समय नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का, उस तरफ बहुत तेजी से अब कांग्रेस बढ़ रही है? डर लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है और आत्मा अगर मर जाएगी तो भारतीय लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। हमें कोई डर नहीं लगता है क्योंकि आत्मा अजर और अमर है और हम पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। अगर ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, शीला दीक्षित जी का जो एडवर्टीजमेंट का विज्ञापन का बजट था वो 39 करोड़ हाईएस्ट था एक साल का, और आज 700 करोड़ रुपया दिल्ली की सरकार खर्च करती है। मोदी जी की सरकार रोज 4000 करोड़ रुपया ऋण ले रही है वर्ल्ड बैंक से, IMF से। 70 साल में जिन लोगों को अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कोसा, उन्होंने मात्र 56 लाख करोड़ के करीब ऋण लिया था। 3 गुना हो गया 7 साल के अंदर। मुझे लगता है कि ये जब तक कांग्रेस से इतना विद्वेष रखेंगे कभी भी सकारात्मक काम नहीं कर पाएंगे। बैंकों का 7 गुना NPA हो गया। जिन लोगों के नाम लिए उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 8 कंपनियां भाग गई पिछले 1 साल में देश को छोड़कर। 8 लाख से ज्यादा जो पासपोर्ट थे बड़े बड़े व्यापारियों और पढ़े लिखे लोगों ने हिंदुस्तान के सरेंडर कर दिया। इनका दुर्भाग्य ये है कि नोटबंदी जैसा इतना बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला करने के बाद भी ये कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाते हैं। गुजरात का 5 गुना कर्ज बढ़ गया जिस दिन मोदी जी गए थे और मोदी जी छोड़कर आए। हरियाणा का पिछले 8 वर्षों में 7 गुना कर्ज बढ़ा है। जिस राजस्थान और पंजाब की बात कर रहे हैं, 10 साल बीजेपी की सरकार थी हमारी सरकार से पहले। मुझे लगता है कि केवल विज्ञापन जीवी होने से अगर देश चलता तो कोई भी चला लेता। शहजाद भाई को बता देता हूं कि आप ही के नीति आयोग की रिपोर्ट है कि 22.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से वापस नीचे चले गए। जिस गरीबी की बात कर रहे हैं ना आप, UPA 1 और UPA 2 में 12 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे। शायद मुझे लगता है पता नहीं होगा आपको। आज आप देखिए कि किस तरह से पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से भी नीचे चली गई, और आज हम तुलना कर रहे हैं आज तक के स्टूडियो में दुर्भाग्य के साथ श्रीलंका जैसे देश से, जो हमारे 2 जिलों के बराबर देश है। उससे हम आज डर रहे हैं कि कहीं हमारी अर्थव्यवस्था ना बैठ जाए। 80 के पार डॉलर चला गया, मोदी जी चूं नहीं कर रहे हैं। अरे जितना श्रीलंका के ऊपर कर्ज है ना,
उतना तो गुजरात के पोर्ट के ऊपर पिछले 1 साल में ड्रग्स पकड़ी गई है। आप किस विकास की बात कर रहे हैं? कहां जा रहे हैं आप देश को लेकर? चुनाव जीत जाना ही सब कुछ नहीं होता है। आज गरीब की हालत देखिए, आलोक गरीब जी। की थाली से केक गायब हो गया। 410 रुपए में सिलेंडर महंगा था और 1050 रुपए में बड़ा सस्ता है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। चीन हजारों किलोमीटर अंदर घुसकर बैठा हुआ है, आलोक लेकिन जी, यहाँ पर ये ठीक। हिंदू मुसलमान करीबी हिजाब, ये वो, हनुमान चालीसा, इन्हीं चीजों में पूरे देश को उजागर रखना चाहते हैं। देश कहाँ जा रहा है अभी नहीं पता चल रहा है। थोड़े दिन और रुक जाइए। जितना कर्जा पूरे समाप्त उसके कीजिए, ऊपर समाप्त कीजिए है आलोक जी। श्रीलंका के ऊपर, उतना तो मोदी जी 2 महीने में ले लेते हैं। शहजाद जी, शहजाद पुनेवाला जी, बहुत छोटा सा लेकिन गंभीर प्रश्न। देखिए शहजाद जी, प्रश्न आप दोनों की बात का जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न हमारा है। आपकी दृष्टि में शहजाद जी, हमारे देश के विभिन्न राज्यों, 7-8 राज्यों का आंकड़े आपने और हमने मिलाकर दे दिए हैं, और भी हैं, पूरी लिस्ट है, आ गई है यहां पर। क्यों बढ़ रहा है कर्ज? क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकारी योजना है? अब यहां पार्टी लाइन से थोड़ा सा हट जाएं, अगर हम कांग्रेस, आम आदमी, समाजवादी, महाराष्ट्र की एनडीए सरकार जो अभी गई, उससे हट जाएं अगर, तो क्या आपको लगता है कि ये जो फ्री में हम बहुत कुछ बांट रहे हैं, वो एक कारण, विभिन्न कारणों में से एक कारण क्या आप मानते हैं शहजाद भाई, इसे कर्ज बढ़ने का, ऋण बढ़ने का? देखिए सईद अंसारी जी, निश्चित रूप से अगर पूरे देश के पटल पर देखा जाए तो सारे राज्यों को ये प्रयास करना चाहिए कि उनके ऊपर जो कर्ज है वो कम हो, परंतु आपको हर एक राज्य की परिस्थिति समझनी होगी। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से आपने देखा कि कैसी सरकारें रहा करती थी, आज उत्तर प्रदेश जिसको 2017 में छोड़कर गए थे, वो 6ठी नंबर की अर्थव्यवस्था से 2री नंबर की अर्थव्यवस्था पर आई है। वहां पर 50-60 साल में केवल 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, आज 5 एयरपोर्ट है वहां पर। आप देखेंगे कि केवल 10 मेडिकल कॉलेज बने थे, आज 70 मेडिकल कॉलेज तैयार हो गए। 2 एक्सप्रेसवे 70 वर्ष में बनाया गया था, अब 2024-25 तक हम जब जाएंगे तो 13 एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अभी उसका अनावरण हुआ है। तो ये एक तरफ तो आप देख सकते हैं कि खर्चा किस पर किया जा रहा है, प्रगति पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इंडस्ट्रियल और डिफेंस कॉरिडोर बनाने पर, तमंचा कॉरिडोर बनाने पर नहीं। ये केवल और केवल अपनी जेब भरने के लिए और परिवार की जेब भरने के लिए नहीं। तो ये परिस्थितियों को भी समझना होगा कि आज जब हम लोग, कोविड का पैंडेमिक है, तो निश्चित रूप से ये सरकारों को इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ताकि अर्थव्यवस्था भी जो है वो स्लो डाउन ना हो और उसमें एक तरीके से फूर्ती रहे। ये एक इकोनॉमिक आर्गुमेंट है। परंतु मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, अभी मुझे लगता है सौरभ भारद्वाज पूरा शो हो जाएगा, परंतु नए स्कूल का नाम नहीं बता पाएंगे। इसके लिए सेपरेट आप लोगों को विज्ञापन देंगे नहीं देंगे मुझे नहीं पता, पर मैं उनसे फिर से मांगूंगा कि स्कूल का नाम बता दे जो एक उन्होंने नया स्कूल खोला हो। परंतु मेरा सवाल उनसे, उन्होंने सीएजी के जिक्र किया। अरे सर, आपके आंकड़ों पर कौन भरोसा करे? ये वही सीएजी है जिसने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि दिल्ली जल बोर्ड ने आज तक हमें एक अकाउंट ऑडिट 8 साल में नहीं दिया है। ये आपकी पारदर्शिता है और ये आपके आंकड़ों पर हम कैसे भरोसा करें? सीएजी जाकर कह रही है कोर्ट से कि आपने दिया ही नहीं क्योंकि वहां पर 26,000 करोड़ का स्कैम है। अच्छा, जिस सीएजी का आप जिक्र कर रहे हैं वो सीएजी ने आपको स्लैम किया है, आपको टीका टिप्पणी की है कि आपने 4200% आपने जो खर्चा है एडवर्टाइजमेंट पर बढ़ाया। तो अरे जनता अगर आपकी बात को इतना मान ही रही है तो इतने बड़े विज्ञापन देने की क्या आवश्यकता है? एड स्लॉट लेने की क्या आवश्यकता है? इस डिबेट में ही स्कूल का नाम बता दो ना। अब आएंगे इसके बाद अरविंद केजरीवाल जी और स्कूल का नाम बताएंगे विज्ञापन में, क्यों हमारा पैसा खर्च कर रहे हैं? या यूट्यूब पर विज्ञापन फ्री डाल दो। तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हमारे आलोक जी भी, आलोक जी ने अर्थव्यवस्था पर बहुत सारी बातें समझाई। अरे आलोक जी, पिछले 1 वर्ष से राजस्थान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% के ऊपर है। जून का सीएमआई डेटा 29% है, मतलब कि देश की औसतन एम्प्लॉयमेंट से 4 गुना ज्यादा है। वहां पर आप संभाल लीजिए ना। और महंगाई दर, आपके समय पर 400% चीनी का दाम बढ़ा था, 300% दालों के दाम बढ़े थे। किस प्रकार से बाकी के दाम उछले थे कि 10% से ज्यादा तो 9 महीने 12 महीने में से आपकी इन्फ्लेशन रही थी और 9% पे बाकी के समय इन्फ्लेशन रही थी। आज 2 परिस्थितियां हैं, कोविड प्लस यूक्रेन वॉर, उसके बावजूद भी 7-7.5% इन्फ्लेशन है, उससे ऊपर नहीं गया है। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में 40% से सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है, यूरोपियन यूनियन में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है। तो मुझे लगता है कि तुलना भी अगर करनी चाहिए तो ठीक प्रकार से तुलना करनी चाहिए। और आखिरी में मैं केवल सिर्फ इतना पूछूंगा, सौरभ भारद्वाज जी, आप कह रहे थे चुनाव ना पैमाना है। आपको पिछले 2019 के चुनाव में नोटा से कम वोट मिले, उत्तर प्रदेश में नोटा से कम वोट मिले, उत्तराखंड में सारी डिपॉजिट जब्त,
गोवा में 2 सीट छोड़ के सारी डिपॉजिट जब्त, गुजरात में नोटा से कम वोट मिले हैं। तो अगर यही पैमाना है तो 4 राज्यों में तो हमारी भी जीत हुई है 5 में से। आलोक जी आपका नंबर है, लेकिन विजय सरदाना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, विजय जी से एक रिएक्शन ले लें, उसके बाद आपके पास आते हैं। विजय सर, बहुत देर से इंतजार हो रहा है, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, कुछ आप जुड़ नहीं पा रहे थे, टेक्निकल प्रॉब्लम थी हमारे साथ। लेकिन आज बेहद महत्वपूर्ण चर्चा इसलिए, हम जो फ्री बी, मुफ्त में जो योजनाएं सरकारें चला रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार है, दूसरे विभिन्न राज्यों की सरकारें हैं, एक अर्थशास्त्री होने के नाते हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि हमें डर लगता है। हम इसकी तुलना श्रीलंका जैसे देश से, हमारे देश की तुलना बिल्कुल नहीं करना चाहते, लेकिन विजय सर, डर लगता है जब ये खबर आती है कि सेब 1000 रुपए किलो, डर लगता है जब यह खबर आती है कि श्रीलंका में आटा 250 रुपए किलो बिक रहा है, और डर लगता है जब यह आंकड़ा हमारे सामने आता है कि हमारे देश के कई राज्यों का कर्ज बढ़कर 80 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। तो क्या इसके लिए जिम्मेदार हमारी सरकार की वो योजनाएं हैं, वो केंद्र राज्य की कोई भी सरकारें हो, हम उसमें नहीं जा रहे हैं विजय साहब, जो फ्री में धन बांट रही हैं, सुविधाएं देश की जनता को दे रही हैं, जो कमजोर वर्ग है उसका उत्थान जरूरी है, लेकिन क्या कहीं ना कहीं यह कारण है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम, आपके दर्शकों को प्रणाम। नमस्कार। देखिए, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखता हूं जिससे आप और आपकी जनता खुद निष्कर्ष निकालेंगे कि हम गवर्नेंस कर रहे हैं या हम पॉपुलिज्म कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ये कहा है कि दिल्ली की एवरेज पर कैपिटा इनकम 4,01,000 रुपए है, और वही दिल्ली सरकार ये कहती है कि मेरे यहां पे इतनी गरीबी है कि हमें फ्री बिजली बांटनी पड़ रही है 200 यूनिट। सर, 4 लाख रुपए अगर इस देश की गरीबी का आंकड़ा है, तो एवरेज इनकम तो इस देश की 91,000 पर कैपिटा है। तो क्या जिस राज्य में पर कैपिटा इनकम 4 लाख रुपए है, वहां पे आपको 200 यूनिट बिजली फ्री देनी चाहिए, जबकि बीपीएल फैमिली सिर्फ 15% ऑफ पॉपुलेशन है? तो जिसके पास 5 स्टार में रहने की क्षमता है, जो एसयूवी लेके घूमता है, जो बड़े घरों में रहता है, एसी में रहता है, आप उसको 200 यूनिट बिजली फ्री दे के आप गवर्नेंस का मॉडल दिखा रहे हैं या पॉपुलिज्म का? ये जनता को सोचना है। उसके बाद हम ये बोलते हैं कि दिल्ली का बजट जो है वो सरप्लस में है। सर, जो आप सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं उसी का हवाला दे रहा हूं। 136 पेज की रिपोर्ट है, सारी जनता को डाउनलोड करके पढ़ लेना चाहिए। पेज नंबर 82 से लेकर ऑनवर्ड जो सीएजी ने स्ट्रिक्चर लगाए हैं कि कुछ भी आंकड़ा सही नहीं है, कानून के हिसाब से नहीं है, वो सीएजी का है। तो आप आने वाले समय में देखिएगा, बहुत सारी ईडी इंक्वायरीज होने वाली हैं दिल्ली सरकार और उनके अधिकारियों पे। लेकिन यही जो दिल्ली सरकार फ्री बिजली बांट रही है, वो केंद्र सरकार से ग्रांट इन एड 9,500 करोड़ रुपए भी ले रही है। तो सर, अगर आपके पास सरप्लस बजट है, तो कम से कम केंद्र सरकार को उन राज्यों में पैसा देने दीजिए जहां पे गरीबी है, क्योंकि आपके यहां तो 4 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम है। तो ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि सीएजी की रिपोर्ट की 2 लाइनें पढ़ के हम ये ताली बजाने लग गए, जबकि उसी सीएजी रिपोर्ट में लिखा है दिल्ली पावर कॉरपोरेशन, दिल्ली पावर कंपनी और डीटीसी में 37,124 करोड़ का घाटा है। 37,124 करोड़ का घाटा है, और दिल्ली सरकार ने उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, दोनों को, पावर कॉरपोरेशन और डीटीसी कॉरपोरेशन। ये उसी की रिपोर्ट है जो सीएजी की रिपोर्ट, जिसकी तारीफ आप लोग 1 लाइन पढ़ के कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि हम लोग पूरी जानकारी नहीं करते, पिक एंड चूज अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर देश में जिस राज्य में पर कैपिटा इनकम 4 लाख है, अगर वहां पे 200 यूनिट बिजली अगर फ्री देना पॉपुलिज्म नहीं है, तो फिर गवर्नेंस आप किसको बोलेंगे? ये जनता को सोचना है, आपको सोचना है कि इस तरह से
जनता को रिश्वत देके अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं तो ये आपकी नीति हो सकती है, लेकिन ना ये समाज के हित में है ना राष्ट्र के हित में है। ये गंभीर मुद्दा है। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा रेवड़ी बांटना, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 लाख रुपए वाले आदमी को अगर आप 200 यूनिट फ्री देते हैं तो रेवड़ी बांटना ही कहेंगे। सरदाना जी, इसमें गलती नहीं। सरदाना जी, क्योंकि आपकी बात आधी आप बहुत देर से हमारे साथ जुड़ पाए, आपने दिल्ली के सारे आंकड़े सामने रख दिए, केंद्र की योजनाओं पर भी आप बोलने वाले थे, लेकिन क्योंकि समय कम है, हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम, हाँ आलोक जी आ रहे हैं, उद्देश्य यही था कि यहां पर केंद्र और राज्यों की फ्री योजनाओं के कारण हमारा देश किस स्थिति में जा रहा है। कहीं हम कर्ज में लगातार डूबते तो नहीं जा रहे हैं, कहीं हम श्रीलंका की तरफ उस राह पर तो बढ़ते हुए नहीं जा रहे हैं। आलोक जी क्षमा, क्योंकि एकदम समय समाप्त हो गया है, अगले कार्यक्रम में आपसे फिर बात होगी। शहजाद पुनेवाला जी, सौरभ भारद्वाज जी, सौरभ जी क्षमा, समय समाप्त हो गया है। आलोक शर्मा जी और विजय सरदाना जी, आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो स्थिति श्रीलंका में इस समय है वो हमें डराती है, और क्या हमारी केंद्र और राज्य सरकारें अगर फ्री में बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं जिसके परिणाम स्वरूप ये एक कारण हो सकता है, परिणाम स्वरूप अगर 80 लाख करोड़ से ज्यादा के ऋण में, कर्ज में अगर हमारा देश डूब रहा है, राज्य डूब रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए